दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ जो है इकोनॉमी की सीरीज़ है वो हिंदी में चल रही है और हम इन्फ्लेशन के टॉपिक पे भी हैं। करीब कुल मिला के हमारा छठा चैप्टर चल रहा है जिसमें 5 चैप्टर जो हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए, सीक्वेंस में देखिए, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। जो अगर हमारे न्यू मतलब कि हमारे साथ एस्पिरेंट्स जो है हमारे साथ कम्युनिटी मेंबर के जो जुड़ना चाह रहे हैं वो अगर जुड़ रहे हैं तो ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने WPI को बहुत अच्छे से समझा था, उसके पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जाना, कैसे होता है, किस तरह से होता है, आखिर क्यों गणना नहीं हो पाती, क्या है, किस तरह से, वो सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में हमने बात करी थी। कोशिश ये करी थी कि मैं आपको चीज़ों को रटवा भी दूँ और चीज़ें मैं करा भी दूँ। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, आप चाहें तो वहाँ से भी जो है देख सकते हैं और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने अभी तक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा। अब हम क्या करेंगे कि इसके थोड़े से कमियों के बारे में भी चर्चा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से कमियों के पीछे ज़्यादा भागता है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए WPI में देखो कमियां क्या क्या है, ये हटाओ क्या लिखा है उसके बारे में नहीं, जस्ट थोड़ा सोचो। लास्ट लेक्चर से अगर देखा है, पहली बात तो गुड्स को लेते हैं, जिसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। आज के समय कुछ बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये कि सर्विस जब इंक्लूड नहीं किया तो डेफिनेटली ये कौन सा हमारा, यानी कि इसकी कमियां हमें जो देखने को मिलती है। दूसरी बात, एक इन्फ्लेशन इसमें नहीं जोड़ के दी, क्योंकि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में कितना फ़र्क होता है। अगर आप होलसेल से कोई चीज़ लें और रिटेल से लें तो कितना फ़र्क होता है। तो एक होलसेल और रिटेल का, आप होलसेल का रेट अलग होता है, रिटेल का रेट अलग होता है, आपको भी पता है, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि जब होलसेल में आप कोई 100 कट्टा मान लो आटा लो और आप 1 किलो आटा लो तो फ़र्क होता है। तो उसी की जैसे ये होलसेल पे ज़्यादा बिलीव रखता था और रिटेल तक आते आते वही प्रोडक्ट में करीब मान के चलो 50% और बढ़ोतरी जो हमें देखने को मिलती है। तो दूसरा पॉइंट ये हमें मिल गया। तीसरा पॉइंट ये भी मिलता है कि बेसिकली अगर हम बात करें तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो ये कहते हैं कि इनमें भी होलसेल प्राइस में कुछ जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो जिसके कारण भी इसका जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, जिसके कारण इसका भी जो है क्रिटिसिज्म जो है किया जाता है। तो कुल मिला के 3 कारण हमें बिना पढ़े बिना कुछ समझे आप दिमाग में सेट कर सकते हो। अगर आपको WPI पता है तो उन्हीं में ही जो आपको कमियां दिख रही हैं उनको आप लिख भी देंगे एग्जाम में, यूपीएससी के मेंस में, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें ये बात पता चलती है दोस्तों। और चौथी बात ये भी है कि देखो डेवलप कंट्री, बेसिकली अगर बात करें सारी की सारी जो डेवलप कंट्रियाँ हैं जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, तो ये लोग भी क्या है, ये लोग भी अगर हम बात करें तो ये यूज़ कर रहे हैं भाई किसका, CPI का। आखिर इन्होंने भी जो है WPI को जो है बिल्कुल हटा दिया है, यही एक रीज़न हमें जो है देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी जो है कुल मिला के चीज़ें जो चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कुल मिला के जो मैंने आपको बताया वो यही सब चीज़ें हमें जो है देखने को मिलती है। दूसरा, इसमें मजदूर लेबर जो होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया, उनकी कॉस्ट होती है जो, और दूसरा आंकड़े पुराने होते हैं इसको ईयरली अपडेट करके मिलता है, ठीक है, ढंग से हमें आंकड़े नहीं मिल पाते। तो 5 कारण हम मोटा मोटा बिना पढ़े, इस चीज़ को बिना पढ़े आप देख के बहुत अच्छे से एनालाइज करके खुद ही लिख सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियोस को देखो तो आपको वो चीज़ें जो आपको अच्छे से याद हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक में आप चलते हैं फटाफट CPI, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आखिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। उपभोक्ता, जिसको हिंदी में हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तौर पे जो हम समझने की जो है कुल मिला के जो कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखो, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं, यानी कि हमें यह बात पता चल गई कि इसके अंदर जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सामान भी है और साथ में सेवाएं भी हैं। जो भी आप सामान कुल मिला के अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वही सब चीज़ों को जो है कुल मिला के अच्छे से जो है इंक्लूड जो है हम बात करें तो किया जाता है। यानी कि उनका एक औसत मूल्य को मापने का सूचकांक होता है। यानी कि जो घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं में इनके क्या नाम है, इनके औसत मूल्य को जो है मापा जाता है। जो भी खर्चा आ रहा है उसके एक औसत मूल्य को जो है नाप लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं सेवाओं के एक मानक समूह के एक औसत मूल्य गणना के द्वारा जो यहाँ पे करी जाती है। और वस्तुओं सेवाओं का यह मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का एक समूह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसमें जो गणना करी जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, इसमें एक मानक समूह का एक औसत शहरी उपभोक्ता द्वारा, ठीक है, इसको इसमें जो है कंक्लूड किया। यानी कि इसमें हमें एक कमी तो ये देखने को मिल रही है कि इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि को जो छोड़ दिया जाता है, इसमें शहरी उपभोक्ता वालों को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे देखा जाता है।
फिर हमें ये भी पता चलता है कि लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आटा, दाल, चावल, ट्यूशन फीस आदि पर जो खर्च करते हैं, इस पूरे खर्च के औसत को ही अगर हम बात करें, जो भी आपकी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है, आप उन्हीं चीज़ को जब आप बेसिकली अगर बात करें तो खर्च करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है। और इसमें 8 प्रकार के खर्चों को जो सबसे ज़्यादा जो है शामिल किया जाता है, जिसमें है शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े, खाद्य और पेय पदार्थ, आवास, और अगर बात करें तो उसको चिकित्सा खर्च को भी लिया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सीपीआई जो मैं आगे बताऊंगा, उसमें जो है ये लोग आवास को नहीं लेते थे। वो बोलते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन किराए पे रहता है। भाई देखा जाता है किराए पे अगर बात करें तो वो तो भाई शहर के अंदर सबसे ज़्यादा लोग किराए पे रहते हैं, तो इसके कारण भी इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला। और दूसरी बात, ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम यानी कि मॉस्पी द्वारा इसको जो है पब्लिश किया जाता है। और वीपीआई को, डब्ल्यूपीआई को बात करें तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा अगर जो बात करें उसको पब्लिश किया जाता है, और इसको मॉस्पी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वस्तु सेवाओं दोनों का मूल्य नापा जाता है, और इसमें सबसे आखिरी चरण के भुगतान के आधार पर मुद्रास्फीति गणना की, यानी कि डब्ल्यूपीआई के अंदर पहले चरण की गणना करते समय लिया जाता है, लेकिन इसमें आखिरी चरण के मतलब कि जब होलसेल के बाद आता था तो उसके प्राइस को जो इंक्लूड किया जाता था। इसमें जो कंज्यूमर के हाथ में आ रहा है उस प्राइस को सबसे इसमें जो इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जब होलसेल के पास आया तो उसने वो प्राइस को जो कैलकुलेट किया जाता था, और यहाँ पर जो कंज्यूमर के हाथ में आ रहा है उसी प्राइस को कुल मिला के जो है इसको कैलकुलेट जो है किया जाता है। फिर उपभोक्ता भुगतान को यहाँ पे जो भी मतलब कि उपभोक्ता जो होता है, ठीक है, वो भुगतान जो करता है उसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को जो यहाँ पे देखा जाता है। हमें मतलब कुल मिला के हमें यही बात हमें जो है पता चलती है। फिर इसके अंदर सीपीआई के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें 448 ग्रामीण और 460 शहरी वस्तुओं का मूल्य यहाँ पे गिना जाता है। ठीक है, इसमें 448 ग्रामीण और 460 जो है शहरी वस्तुओं का जो इसमें किया जाता है, जिसमें मनोरंजन, खाद्य पदार्थ, आवास, चिकित्सा प्रकार की वस्तुओं को गिना जाता है। इसका आधार वर्ष जो होता है दोस्तों वो 2012 वर्ष है, और अमेरिका सहित विश्व के करीब 157 देशों में इसका जो है कुल मिला के इस्तेमाल हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो इसके आंकड़े होते हैं, जो इसका डेटा होता है, वो कहीं ना कहीं मंथली बेसिस पे जो हमें देखने को मिलता है। हालांकि आप देखते होंगे द हिंदू के अंदर इस तरह से आंकड़े आते होंगे, इस समय ये बढ़ गया वो बढ़ गया, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमें यही चीज़ पता चलती है कि इसमें एक महीने में आंकड़े मतलब कि जो है प्रकाशित किए जाते हैं, और हर महीने टू महीने जो है इसका अगर बात करें तो आंकड़ों को जो है यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। इसी के जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कई उपयोग होते हैं। ठीक है, इसके उपयोग में हमें ये देखने को मिलता है कि तनख्वाह और महंगाई भत्तों का निर्धारण करने के लिए भी इसी सूचकांक का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और साथ में महंगाई लोगों पे कितना है ये सब चीज़ें इसी आंकड़े सीपीआई के द्वारा ही हमें सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। इससे इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि महंगाई किस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा बढ़ी है। ये सब चीज़ें हमें कुल मिला के देखने को मिलती है। जिस तरह से आप नोटिस करें, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आप अगर यहाँ देखें जहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, अब मैं इस डेटा पे आता हूँ। अब आपको ये डेटा, आपको ये फिगर बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। हमें देखो प्राइस तो बढ़ रहे हैं, देखो होलसेल प्राइस के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि इसमें वेजिटेबल, फ्यूल, पावर, फ्रूट्स, फूड आर्टिकल्स के प्राइस देखो कितने ज़्यादा बढ़ रहे थे। इसी के जैसे सीपीआई के अंदर अगर हम देखें तो इसमें ऑयल एंड फैट, ऑयल के प्राइस देखे होंगे आपने भाई, जब कांड हो गया था, ठीक है, तो उसके थ्रू मतलब कि जब एक्सपोर्ट जब बैन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे इंडोनेशिया ने जब एक्सपोर्ट पाम ऑयल को जो है मतलब बैन कर दिया था, तो इंडिया में सडनली ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पहले ऑयल के प्राइसेस 130 रुपये, 121, 130 में मिल जाता था, लेकिन अब ऑयल 169 का फॉर्चून का तेल मिलता है, 169, 178 इसके आसपास ही अगर बात करें तो फॉर्चून का तेल मिलता है। तो इतना करीब 40 रुपये का हमें इन्फ्लेशन वहीं देखने को मिल गया जो एज ए कंज्यूमर में है। इसी जैसे ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड लाइट, क्लॉथिंग और फुटवेयर, ये सब आंकड़ों की वजह से जो हमें चीज़ें ये देखने को मिली कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है महंगाई जो है बेसिकली बढ़ रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं थे हम, एक मिनट, ये क्या हो गया। हाँ ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, देखो सीपीआई के भी 4 प्रकार होते हैं।
यानी कि सीपीआई को अगर हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम सीपीआई को तोड़ें तो इसमें भी हमें जो है 4 प्रकार सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है IW, ठीक है, पहले आता है हमारा IW, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे सीपीआई के हमारे पास 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। जैसे कि इसमें एक आता है IW जिसको हम इंडस्ट्रियल वर्कर कहते हैं, वो लोग जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। एक एग्रीकल्चर लेबर जिसको हम AL से डिनोट करते हैं। एक आता है आपका रूरल लेबर, जो सिर्फ जो रूरल एरिया में रहते हैं और जो वहाँ पे बड़े लेबरगिरी जो करते हैं उनको हम कहते हैं। और हम एक को जो हम कहते हैं AW, ठीक है, AW कहते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसको संयुक्त तरह से अगर हम बात करें तो सीपीआई IW बोलो इसको, आप IW आप इसको ये कह सकते हैं, यानी कि IW AL RL और इसको AW कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को हमने काफ़ी तरह से क्लब किया है। मैं आपको बोलूँगा इनको प्लीज़ रट्टा मारिएगा, क्योंकि पीटी ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा हमें फैक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें ये पता चला कि इंडस्ट्रियल वर्कर IW, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो वहाँ के लेबर हैं, तो उनके लिए सीपीआई का आधार वर्ष जो है 2013 था, अब इसको 2016 को संशोधित किया गया है। यानी कि पहले इसका आधार वर्ष 2001 था, जिसको संशोधित करके अब उसके आंकड़े 2016 से जो कंपेयर किए जाते हैं। यानी कि आधार जो वर्ष है वो आपका 2016 ही जो हमें देखने को मिलता है। कृषि मजदूर की बात करें तो इसके अंदर सीपीआई का आधार वर्ष 1986-1987 ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि आधार वर्ष 1986 और 1987 को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर ग्रामीण लेबर की बात करें तो इसमें भी आधार वर्ष 1986-87 को ही लिया जाता है। और ग्रामीण शहरी संयुक्त इसका एक ये भी हमें जो है इसका आधार वर्ष हमें नहीं मिल पाया, ना ही हमें कहीं किसी वेबसाइट पे मिला, तो ये भी एक है, ठीक है। तो इसको भी जो इंक्लूड यहाँ पे जो है किया जाता है। इसमें जो 3 हैं, यानी कि कुल मिला के औद्योगिक, ये कृषि मजदूर और ग्रामीण, इसको जो है रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा, रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा जो है इसको जो है निकाला जाता है। और जो चौथा है सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त को, इसको सांख्यिकी कार्यक्रम मोस्पी द्वारा ही जो इसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट्स हैं, इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ इनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो आपको दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आज के हमारे करंट ओरिएंटेड चीज़ है, वो ये पता चलता है कि जो मनरेगा है, जो कि मनरेगा वो जो 100 दिन का जो 100% गारंटी योजना थी, उसके तहत ये पता चलता है कि मनरेगा के अंदर जो प्रेजेंटली जो लिंक है वो सीपीआई AL है, ठीक है। जो सीपीआई आपका कुल मिला के जो है AL हमें जो है देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला कृषि मजदूर के हिसाब से हमें जो है देखने को मिलता है कि इसमें इन्होंने ये सोचा जो प्रेजेंटली जो अगर हम बात करें मनरेगा के अंदर जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि सीपीआई AL के थ्रू हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, इसमें मजदूर नहीं, इसमें रूरल लेबर लोग भी काम करते हैं, यानी कि कृषि मजदूर नहीं होते, जो ऐसे भी लोग हैं जो रूरल लेबर जो लोग काम करते हैं, उसको प्रपोज करने के लिए यहाँ पे जो है प्रपोजल यहाँ पे डाला है। और डियरलेंस अलाउंस के लिए ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर IW का जो है यूज़ किया जाता है डियरलेंस अलाउंस के लिए। औद्योगिक जो श्रमिक होते हैं, जो गवर्नमेंट डियरलेंस अलाउंस अलॉटेड करती है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर के थ्रू ही कुल मिला के जो है करने को यहाँ पे करती है। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ मैं मान सकता हूँ कि थोड़े फैक्ट्स जो हमें थे वो हमें रटने पड़ेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हमें यहीं से जो सबसे ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलते हैं। कंपेयर करते हैं, WPI ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के थ्रू निकलता है। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस के थ्रू निकलता है। मेजर इसमें से गुड्स होते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। आइटम्स कितने कवर हैं? 697 हैं, इसमें 448 रूरल के हैं और 460 जो है अर्बन बास्केट्स के जो हमें देखने को मिलते हैं। बेस प्राइस का 2011 है, इसका बेस प्राइस जो है 2012 है। एक वर्ड याद रखना, 2011 और 12 के आंकड़े जो है इसमें बेस प्राइस है, और उसमें जो है अगर बात करें तो 2012 के आंकड़े जो है सबसे ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं एक चार्ट में, ताकि आपको थोड़ा सा, ठीक है, अब आई थिंक सही आ रहा है, हाँ आई थिंक सही आ रहा होगा। थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है, इसी को देख लेते हैं फटाफट। देखिए अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे,
इसकी गणना थोक बाजार के उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतानों के आधार पर यहाँ पे होती है। इसकी गणना उपभोक्ता द्वारा बाजार में किए गए भुगतान के आधार पर यहाँ पे की जाती है। पॉइंट्स क्लियर हुए। सेकंड पॉइंट होता है कौन प्रकाशित करता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। इसी के जैसे इसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है इसको किया जाता है। किसका मूल्य नापा जाता है? इसमें केवल वस्तुओं का मूल्य नापा जाता है, इसमें वस्तुओं सेवाओं का मूल्य नापा जाता है। मुद्रास्फीति की गणना कब की जाती है? इसके पहले चरण में करी जाती है, इसके सबसे ज्यादा आखिरी चरण के जो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अगर हम देखें तो करी जाती है। ये बात क्लियर हुई बिल्कुल। नेक्स्ट आता है किसके भुगतान को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें उत्पादक और थोक व्यापारी के हिसाब से देखा जाता है और इसमें उपभोक्ता के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये मेरे ही आंकड़े द्वारा बनाए गए हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने ही कंपेयर किया, इसलिए हमने यहाँ पे टैग भी दिया है। कितनी वस्तुओं का मूल्य इसमें गिना जाता है? इसमें 697 वस्तुओं का ईंधन, बिजली, ये सब चीज़ों किया जाता है। इसमें 448 और 460 का किया जाता है। किस प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती हैं? इसमें औद्योगिक वस्तुएं, माध्यमिक वस्तुएं और जैसे खनिज, मशीनरी, बुनियादी धातु आदि, इन सब का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसी के जैसे इसमें शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, आवास का और चिकित्सा खर्च को जो है इसमें किया जाता है। आधार वर्ष इसमें 2011-12 है, इसमें 2012 है। कितने देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है? भारत सहित केवल कुछ देशों में किया जाता है। इसको अमेरिका सहित विश्व के 157 देशों के अंदर अगर हम बात करें तो इसको देखा जाता है। आंकड़े कब प्रकाशित किए जाते हैं? प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली साप्ताहिक आंकड़े आधार पर होते हैं और अन्य सभी वस्तुओं के 1 महीने में जो आंकड़े किए जाते हैं। यानी कि हमें एक बात यहाँ पे पता चली कि प्राथमिक आंकड़े, जो प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली के साप्ताहिक आंकड़े दिए जाते हैं, इसको 1 महीने में अगर हम बात करें तो इसको जो है कुल मिला के अगर देखें तो किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी यही सब चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। मैंने वही सब चीजें पीपीटी बनाई है और कुछ खास नहीं है, इसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो उपभोक्ता मूल्य बनाम थोक मूल्य बनाम के बारे में कंपेयर दे रखा है, वही सब चीजें हैं, बस इसको देख लीजिएगा अच्छे से। वीपीआई से बेहतर क्यों है सीपीआई? सो सीपीआई का भार दे रखा है यहाँ पे पूरा अच्छे से कि क्यों बेहतर है, ये सिर्फ पढ़ें, क्योंकि देखिए मेरा मेन मोटिव था सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे फोर्स कराना, ताकि आप चीज़ों को खुद अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप इनको कंपेयर कर लीजिएगा और कुछ खास इसमें हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति, इसको हम कल करेंगे। और आज की वीडियो इतना ही, मैं भी थक सा गया हूँ, तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।